हेलो फ्रेंड, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स प्रश्नों के दूसरे वीडियो को लेके आया हूँ, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं स्टैटिक्स जीके से, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आने की चांसेस काफ़ी अधिक हैं। स्टैटिक्स प्रश्नों से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आज हम पार्ट 2 स्टैटिक्स प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन प्रश्नों के साथ और भी प्रश्न को लिंक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को के बेल आइकन को जरूर बजाएं। आज हमारे प्रश्न हैं, उनमें से प्रथम प्रश्न जनसंख्या से है। जनसंख्या 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं, जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार का। बिहार के बाद दूसरा जनसंख्या घनत्व का जो नंबर आता है वह आता है वेस्ट बंगाल का और तीसरा उत्तर प्रदेश का और फर्स्ट बिहार का। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और तीसरा उत्तर प्रदेश। बिहार से पूछे गए हैं प्रश्न कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ है, बिहार से है। उसके बाद भी पूछे जा सकते हैं कि दूसरा या तीसरा नंबर पे कौन है, तो बता सकते हो कि वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वह हमारा है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम व्यक्ति यहाँ रहते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हिंद महासागर से चीन सागर तक है। मलक्का जल संयोजी क्या है? मलक्का जल संयोजी को हम मलक्का जल संधि भी कहते हैं। जल संधि हम उसे कहते हैं जो दो बड़े बड़े महासागर हो या सागर हो को जोड़ने वाले छोटे से सागर की या फिर जल की पट्टी को हम कहते हैं जल संधि या जल संयोजी। यह मलक्का जल संधि जो है, यह दो सबसे बड़े महासागर को आपस में जोड़ते हैं। पहला प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ते हैं। प्रशांत महासागर भारत का विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और हिंद महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इन्हीं दो महासागर को मलक्का जल संयोजी या जल संधि जोड़ते हैं आपस में। यह मलक्का जल संधि है कहाँ पे? तो ये मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के पास स्थित है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से बीचों बीच होकर गुजरती है। यह जो देशांतर रेखा है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो कि दिनांक और समय को निर्धारित करती है। नेक्स्ट, किलिमंजारो एक सुरंग है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में स्थित है और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत भी है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी किसे कहते हैं? तो एक समतल धरती के बीचों बीच ज़मीन का धंस जाना और इस धंसे हुए ज़मीन के दोनों साइड समांतर एक पर्वत टाइप का उठ जाना को हम और उसके बीच से नदी का बहना ही हम भ्रंश द्रोणी कहते हैं। तो नर्मदा जो द्रोणी है भ्रंश घाटी से या भ्रंश द्रोणी से होके बहती है। और ये हम बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी और अरब सागर। खंबात की खाड़ी जो है गुजरात में स्थित है
गुजरात के यहाँ पे कोने पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है खंबात की खाड़ी स्थित है और ये खंबात की खाड़ी जो है अरब महासागर में स्थित है। और यह नर्मदा नदी जो है इसी खंबात में खाड़ी में अपनी जल को गिराती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल के भ्रंश घाटी से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में अपना जल को विसर्जन करती है। नेक्स्ट है सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। ये तीनों नदियाँ भारत के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से तो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है सही, लेकिन ये तीनों नदी 3 अलग दिशाओं में जाती है। जैसे कि नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है, सोन पूर्व की ओर उत्तर की ओर जाती है और महानदी जो है ये हमारा पूर्व की ओर जाती है। मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाके अपनी जल को विसर्जित करती है। महानदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती है और आखिरी जो कि सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए अपने जल को गंगा में जाकर के गिराती है। तो ये 3 नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, निकलती तो एक जगह से है लेकिन अपने जल को 3 अलग अलग दिशाओं में जा कर के विसर्जन करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पारादीप। पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये जो पारादीप है एक बंदरगाह भी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये पारादीप उड़ीसा में स्थित एक बंदरगाह है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है उड़ीसा के और पूर्वी घाट के। प्रश्न पूछे जाते हैं कि पारादीप बंदरगाह कौन से घाट में स्थित है। तो पारादीप क्या कि हम जानते हैं उड़ीसा पूर्वी घाट के में स्थित है, तो पारादीप जो है यह बंदरगाह भी पूर्वी घाट में स्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र मिजोरम में है। ये वन क्षेत्र जो है पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत के जो पास वन क्षेत्र है वह ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसे ज़रूर से याद रखना। पूरे भारत में वनों की प्रतिशत है 24.56%। ठीक, ये पूरे भारत का बात कर रहा हूँ। अब पूरे भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। पहला तो होगा सबसे अधिक क्षेत्र और दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत। तो भारत का ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको अगर आए तो आप ध्यान से देखोगे कि प्रतिशत पूछ रहा है या क्षेत्र पूछ रहा है। अगर क्षेत्र रहा तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन पाई जाती है। अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो मिजोरम में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, वनों का लगभग 85.41%, यानी कि 85.41% मिजोरम में वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तमिलनाडु ही नहीं, केरल में भी होती है और भी बहुत सारे राज्य में ठंड के समय में वर्षा होती है। ये वर्षा होने का जो कारण जो है वह जो है पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ, जिसे कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, उसी के कारण ठंडे के दिनों में भी बारिश होती है। अब हम बात करते हैं फिजी। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स, मेडागास्कर और मालदीव, ये तीनों द्वीप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेशेल्स किस द्वीप में स्थित है, मालदीव किस द्वीप में स्थित है, या मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। तो यह तीनों जो है हिंद महासागर में स्थित है।
फिजी जो है एक द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी से 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि फिजी की राजधानी कौन सा है। तो फिजी की राजधानी है सुवा, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है डॉलर। फिजी की राजधानी सुबा और मुद्रा जो है डॉलर, और कहाँ स्थित है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, मगध के राजा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन थे। मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन थे। सिकंदर भारत पे जो आक्रमण किया था वह किया था 326 BC, यानी कि 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो है 326 में भारत पे आक्रमण किया था, और उस समय जो है सिकंदर के साथ जो भीषण आक्रमण युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था पंजाब का शासक पोरस से। इसी युद्ध को हम हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, या झेलम का युद्ध कहते हैं, या फिर तीस्ता का भी युद्ध कहते हैं। तीस्ता का युद्ध इसलिए कहते हैं कि झेलम का जो पहले नाम था वह तीस्ता था, इसी वजह से इसका यह भी नाम है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग, इसमें 2 चीज़ आया है, एक तो है ताम्र और दूसरा है पाषाण। ये ताम्र और ये पाषाण, ये ताम्र माने तांबा होता है और पाषाण माने स्टोन यानी कि पत्थर होता है। इन दोनों से जुड़ा हुआ युग को ही हम कह रहे हैं ताम्रपाषाण युग। एक था पाषाण युग जिसमें कि व्यक्ति जो है सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करते थे। एक था ताम्र युग जिसमें कि लोग तांबे का प्रयोग करते थे। ये ताम्रपाषाण युग ताम्र युग और पाषाण युग के बीच की कड़ी है, जिसमें कि लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना सीख रहे थे या फिर सीख चुके थे, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युग का जो काल था वह जो है 4000 BC, यानी कि 4000 ईसा पूर्व जो है ताम्रपाषाण युग का काल आंका गया है। इसी समय जो है ताम्रपाषाण युग हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। मौर्य वंश का स्थापना हम जानते हैं कि चाणक्य ने करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है संस्थापक हैं मौर्य काल का, जो कि 322 BC यानी कि 322 ईसा पूर्व को मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। किसे? तो घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य के मदद से। और 322 BC में स्थापना के बाद लगभग 185 BC तक मौर्य साम्राज्य चला। उसके बाद 185 ईसा पूर्व को मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और 185 BC को ही शुंग वंश का स्थापना हुआ था, जिसका की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो कि एक ब्राह्मण जाति से थे, और शुंग वंश को हम ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कर्नाटक के प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तो कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रिया तो यूरोप में पड़ता है और कर्नाटक भारत में पड़ता है। भारत में ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर के युद्ध हुआ था, क्योंकि उस समय पहली बात तो हम ये करते हैं, कर्नाटक जो हुआ था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध
यह कब हुआ था? यह जो हो गया था 1746 से लेकर के 1763 तक। यह जो अवधि है प्रथम कर्नाटक युद्ध का, जो कि 1746 में शुरुआत हुआ था और 1763 तक चली थी। किसके किसके बीच चली थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चली थी ऑस्ट्रिया के राजगद्दी के लिए, जिसका प्रभाव, क्योंकि 1746 के समय में भारत में अंग्रेज़ के साथ साथ फ्रांसीसी भी मौजूद थे, उसी को लेकर के भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था, जिसके कारण फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसका की अवधि 1746 से लेकर 1763 है। इस युद्ध में इंग्लैंड की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था फ्रांस को हरा करके। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी जो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारत के हिसाब से, यह पारसी थे और भारत के आज़ादी के लिए खासकर कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया। उदयन जो है, या फिर इसको उदयन, अगर हम मगध करें तो सबसे पहला जो वंश था मगध साम्राज्य का, वह हर्यक वंश था। उसी का एक शासक था जिसका नाम था उदयन या फिर उदयन, जिसने कि पाटलिपुत्र नगर को बसाया। पाटलिपुत्र हम पटना कहते हैं, पटना का ही नाम पहले पाटलिपुत्र था और भी नाम है पटना चुका है, वर्तमान में पटना है, लेकिन और भी उसका चुका है, जैसे कि पाटलिपुत्र तो हुआ, साथ ही साथ पुष्पपुर और कुसुमपुर, यह भी नाम रह चुका है पटना का। हिस्ट्री के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। मैं अलग से आपके लिए पाटलिपुत्र का हिस्ट्री लेके आऊँगा, जो कि पूरे भारत के हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण बोध गया में करवाया। बोध गया में जो आपका विश्व शांति स्तूप, अगर आप गए हो तो देखते हो, उसका निर्माण जो है जापानियों ने करवाया था, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में आयोजन की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में हुई थी। अभी तक तो 4 बौद्ध सभाएं हुई है, लेकिन अभी हम इसका बात करते हैं प्रथम बौद्ध सभा, जो कि राजगीर में हुई थी। राजगीर का ही पहले नाम राजगृह भी था, राजगृह। कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगृह में हुआ था, तो वह भी बिल्कुल सही है। इस प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था, वह किया गया था 483 BC, यानी कि 483 ईसा पूर्व को किया गया था महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस समय जो राजगृह का शासक हुआ करता था, वह जो था अजातशत्रु थे। तो यह हमारा आज का प्रश्न था। आपने इन सारे प्रश्न के अलावा भी हमने और भी था, आई होप इससे फायदा मिला होगा। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।